जय श्री कृष्णा, जय उमा महेश। आज हम सब एक साथ हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और महती काम के लिए। महती किस लिए? कि हम लोगों ने सामाजिक संस्थाएं जब ज्वाइन की तो बहुत रुचि, बहुत इंटरेस्ट और बहुत अच्छा कार्य करने की इच्छा से ज्वाइन की। और ये काम हम करना चाहते हुए भी कभी कभी चूक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जानकारी का अभाव होता है। जानकारी का अभाव की वजह से अगर हम किसी काम में चूक जाएं तो ये तो ठीक बात नहीं हुई। तो क्यों ना हम अपनी जानकारी बढ़ाएं। शोभा जी सादानी सामने, शोभा आंटी थोड़ा सा ध्यान इधर हमारी तरफ। शोभा जी सादानी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमें अक्सर गाइड करती रही हैं, जो अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं इंस्टीट्यूशन है। क्योंकि उन्हें जो जो उनका तजुर्बा है उससे हमें बड़ा सारा फायदा मिल जाता है। पर आज जब कोष के बारे में जानकारी और वित्तीय प्रबंधन की बात हुई और किरण जी लड्ढा ने सामने से ऑफर किया कि क्यों ना मैं ये विषय लूं, तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती थी। वैसे तो हम सब वाणिज्य पुत्रियां हैं। अक्सर लोग कहते हैं ना, बनिए हो तुम लोग। पर मैं कहती हूँ मुझे इस बात का गर्व है कि हम वाणिज्य पुत्र तो हमेशा इनहेरिट करते हैं अपने फादर्स का बिजनेस। हम पुत्रियां होकर और बहुएं होकर अपने अपने पीहर और ससुराल, मतलब दो कुलों का नाम रोशन करते हैं इस रूप में। और हम लोगों के ब्लड में बिजनेस और बिजनेस स्किल्स हैं। ऐसा हम कह सकते हैं कि नसों में बह रहा है बिजनेस स्किल्स हम लोगों के। और इसी स्किल्स को और ज्यादा बढ़ाने के लिए हमें जो ज्ञान जरूरी है, जो नॉलेज, जो छोटे छोटे चीजें होती है जिनका हमें जानकारी का अभाव होने से दिक्कत में पड़ सकते हैं, वो दिक्कतों को सुलझाने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष किरण जी लड्ढा। और मैं ज्यादा समय ना गंवाते हुए आप सभी का इस जूम प्रांगण में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इतने सारे बिजी स्केड्यूल में आप लोगों ने जो उपस्थिति दी है उसके लिए धन्यवाद भी व्यक्त करना चाहूंगी। पर लेकिन ये धन्यवाद आज आप देने वाले हैं बाद में किरण जी लड्ढा को, क्योंकि वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज आपको देने वाली है, बहुत सारी नॉलेज आपको देने वाली है। तो स्वागत, अभिनंदन पूर्वांचल में किरण जी लड्ढा का। शोभा आंटी आपका स्वागत क्या करूं, आप तो अपने ही घर में हैं। और बाकी जो अग्रज आज जिन्होंने जुड़कर कार्यशाला का मान बढ़ाया है, उनको भी स्वागत स्वागत स्वागत। अब मैं आग्रह करूंगी किरण जी लड्ढा से कि वो माइक संभालें और उनकी नॉलेज का हम लोग फायदा उठा सकें। किरण जी लड्ढा। धन्यवाद गिरिजा जी। भगवान उमा महेश के श्री चरणों में कोटिशः नमन। माँ भारती को वंदन और आप सभी को सादर नमन वंदन। पूर्वांचल उपाध्यक्ष गिरिजा जी सायडा और संयुक्त मंत्री निशा जी लड्ढा के नेतृत्व में आयोजित आज की इस वर्कशॉप में हमें हमारे साथ और जिनका हमें सानिध्य मिल रहा है, हमारी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शोभा दीदी। दीदी को प्रणाम करती हूँ मैं। और उसके बाद जितनी भी बहनें जुड़ी हुई है, राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रादेशिक पदाधिकारीगण, जिला संगठनों की पदाधिकारी बहनें और मेरे से बड़ी बहनें, हम उम्र छोटी बहनें जो भी जुड़ी हुई है, सभी को मैं सादर नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। बस इंतजार कर रहे थे कि 94 तो हो जाए। आपके वेस्ट बंगाल में पूर्वांचल में 6 प्रदेश हैं और 94 जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं। तो मैं सोच रही थी कि एक के आज क्योंकि जिला संगठनों के लिए कार्यक्रम है, तो एक एक बहन तो एक संगठन के हिसाब से हो। खैर कोई बात नहीं, बहनें जुड़ रही है, धीरे धीरे जुड़ जाएंगी। हम अपना काम शुरू करते हैं। देखिए, अभी गिरजा जी ने बोला कि हम वाणिज्य पुत्रियां हैं और निश्चित रूप से हम वाणिज्य पुत्रियां तो है ही हैं। और वैसे भी कोई भी महिला है, उसको भगवान ने, ईश्वर ने वित्त मंत्री बना के ही जमीन पर उतारा है। वो अपने आप में पूरी वित्त मंत्री हैं, क्योंकि अपने अपने परिवार में वित्त विभाग सारा महिला ही बहुत पारंगता से संभालती हैं, क्योंकि ये ईश्वर का वरदान है। जेंट्स पैसे कमा सकते हैं, लेकिन वो खर्चा नियोजित रूप से नहीं कर सकते, या तो ज्यादा कर देंगे या कर ही नहीं सकेंगे, या कहीं
अननेसेसरी की कमी हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगा। लेकिन बहनें सभी बहुत ही नियोजित करके अपने बजट को और फिर उसको अपने पूरे कोष को संभालती है। किसी के परिवार की चाहे आय कम है चाहे ज्यादा है, लेकिन देखिए बहनें उस कोष को संभाल भी लेती है, खर्चा भी कर लेती है, उसमें से बचा भी लेती है। और ये मात्र एक ईश्वरीय गुण ही हम बहनों को ही मिला हुआ है। तो वैसे तो आप सब बहुत पारंगत है इसमें, लेकिन फिर भी एक संस्था के बिहाव पे हमें हमारा कोष कैसे संभालना होता है, ये छोटी सी कोशिश की है। क्योंकि ये पोस्ट मिलने के बाद मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ, जब इसकी पूरी जानकारी मैंने स्वयं ली पहले इस भूमिका को निभाने के लिए, तो एक एहसास हुआ इस बात का कि जिला अध्यक्ष रहते हुए, प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए ये जानकारी हमें स्वयं भी नहीं थी। तो जब किसी प्रभाग को हम संभालते हैं और पूरी जानकारी के साथ संभालते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी भूमिका बहुत जिम्मेदारी पूर्वक हम वहां पे होती है, प्रेषित होती है। और साथ ही संगठन का काम बहुत बढ़िया होता है, संगठन बहुत सशक्त बनता है। बहनों, किसी भी संगठन के सफल संचालन के लिए दो बातों का होना बहुत जरूरी है। एक तो सशक्त टीम हो और दूसरा सशक्त कोष हो, यानी पर्याप्त मात्रा में हमारे पास वित्त हो, अर्थ हो, पैसा हो। कोई भी संस्था उठा के देख लीजिए, चाहे पारिवारिक है, चाहे सामाजिक है, या हमारा व्यक्तिगत जीवन भी है। कहते हैं ना, बिना अर्थ सब व्यर्थ। पैसा बहुत बड़ी ताकत होती है और निश्चित रूप से हम तभी का कुछ कोई काम कर पाएंगे जब हमारे पास में पर्याप्त राशि होगी, कोष होगा। लेकिन बहनों, जितना कोष का होना जरूरी है उतना ही उसका मेंटेन होना भी बहुत जरूरी है, उसकी संभाल भी बहुत जरूरी है। मैं आज आपको इस वर्कशॉप के माध्यम से बहुत ही सरल शब्दों में कुछ छोटे छोटे टिप्स बताने वाली हूँ। कोई इसमें विशेष बात नहीं है, ऑलरेडी आप लोग सब जानते हैं, रिमाइंडर ही समझ लीजिए आप इसको। और बड़ी सरल भाषा में ये सारी बातें जैसे आमने सामने बैठ के कर रहे हैं, या कोई भाषण नहीं है, कोई अलंकारिक शब्द नहीं है, कोई शेरो शायरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हालांकि विषय भी कोई इंटरेस्टिंग नहीं होता, वैसे तो रुखा सुखा का विषय होता है, पर बस आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और आपको ये शायद पूरी जानकारी महत्व की लगेगी। तो जैसा मैं बता रही थी कि कोष का होना बहुत जरूरी है, वैसे ही उसका मेंटेन भी होना बहुत जरूरी है। और देखिए, अब टेक्नोलॉजी के कारण और सशक्त, या हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया के कारण समाज में बहुत जागरूकता आ गई है। और विशेषकर कोविड के बाद तो जब से हम वर्चुअल प्रोग्राम्स लेने लगे हैं, वर्चुअल ऐप के माध्यम से हम सारे जुड़ने लगे हैं, उसके बाद तो और टेक्नो फ्रेंडली हो गए, उसके बाद तो इतनी ज्यादा जागरूकता आ गई है। हर चीज का प्रसारण जल्दी होता है और हम तक सब सूचनाएं जल्दी पहुंचती है। तो कहीं भी हमने कोष को पूरा जिम्मेदारी से नहीं संभाला, पूरा अप टू डेट नहीं रखा, पूरा जिम्मेदारी पूर्वक काम नहीं किया, तो समाज हमें माफ नहीं करेगा, हम सवालों के घेरे में होंगे। और ये बहुत वाकई ये जो विभाग है, वित्त विभाग या कोषाध्यक्ष की भूमिका, तो ये सबसे महत्वपूर्ण और तो है ही जिम्मेदारी वाला और पारदर्शिता से संभालने वाला प्रभाग है पूरा। अब इसमें कुछ पॉइंट्स है हमारे पास में कि हम कैसे इसको संभाले, कैसे क्या करें। सबसे पहले तो अध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष तीनों में परिपूर्ण समन्वय होना चाहिए, पूरी तरह उनमें एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो, तब ये काम बहुत अच्छे से संभलता है। अक्सर हमारे पास जैसे अब तक शिकायतें हमने पहले भी सुनते रहे, अभी भी आती थी कि अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष को कुछ पता ही नहीं होता है कि उसको करना क्या है। अध्यक्ष ही सारा काम कर लेती है, उनके पास ही आय व्यय का सारा विवरण होता है, वही सारा संभालती है, कोषाध्यक्ष को कुछ पता नहीं होता। सचिव भी कई बार कहती है मुझे भी पता नहीं होता। कई बार अध्यक्ष की शिकायत होती है कि कोषाध्यक्ष कोई काम करती ही नहीं है। तो कुछ तो कॉम्बिनेशन की कमी होती है उनमें, तभी ये आपसे शिकायतें होती है। तो बहनों, तीनों का आपसी समन्वय होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, जब बजट बनाने की बात आती है तो तीनों का उसमें पूरी तरह से सहभागिता बहुत जरूरी है। कोई भी खर्चा करना है, कोई भी हमें आय व्यय का कोई भी हमारा हिसाब किताब है, वो तीनों के बीच में एकदम खुलासा होना चाहिए। और इसके लिए सबसे जरूरी है कि देखिए, अध्यक्ष पहले तो पूरी फ्रीडम से कोषाध्यक्ष को अपनी ड्यूटी करने दें, लेकिन फ्रीडम दिया आपने, वो अपनी ड्यूटी करती है या नहीं करती है, इस पे आपकी मॉनिटरिंग भी जरूरी है। कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष और सचिव दोनों कोषाध्यक्ष पर पूरी मॉनिटरिंग भी रखे और पूरा कंट्रोल भी रखे, लेकिन उसके अपने काम की फ्रीडम भी दे, क्योंकि जब आप फ्रीडम नहीं दोगे वो अपना काम कर ही नहीं पाएंगे।
तो इस तरह आपसी सामंजस्य आपको हर बात में रखना है। अब कहते हैं कि बिना कार्यक्रम के, बिना पैसे के हम कार्यक्रम कैसे करें। बहुत सही बात है, बिना पैसे के कार्यक्रम नहीं होता, लेकिन बिना कार्यक्रम के कोष वृद्धि भी नहीं होती। कोई कार्यक्रम जब हम हाथ में लेते हैं तभी हमारे पास पैसा आता है, अदरवाइज तो पैसा ही नहीं आएगा। दोनों बातें एक दूसरे की पूरक है। तो चलिए आगे हम इन सभी बातों पे गौर करते हैं। और मेरी बातों के, मेरे मेरे पूरे वक्तव्य के बाद में, शोभा दीदी के वक्तव्य के बाद में आपके पास कोई भी और क्वेश्चन रहता है, आपका कोई शंका है, कोई डाउट्स है, तो आप उसे नोट कर लीजिए, अपनी क्वेरीज रखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका समाधान करें, पूरी हमारी कोशिश रहेगी। तो ये तो अब हम जान चुके हैं कि बिना अर्थ सब व्यर्थ है, और जितना हम इसको सुनियोजित करेंगे, वित्त विभाग को सुनियोजित संभालेंगे, कभी हम हानि में नहीं रहेंगे। हमेशा हमारे पास लाभ ही लाभ रहेगा, यानी हम गेन ही करते रहेंगे, प्रॉफिट में रहेंगे, कभी हानि के उपक्रम में जाएंगे ही नहीं। तो बहनों, पहले तो मैं बता देती हूँ कि कोषाध्यक्ष की भूमिका क्या है, कोषाध्यक्ष की भूमिका क्या होनी चाहिए। और यहाँ पे विशेष रूप से कोषाध्यक्ष बहने तो जरूर से इसे सुने, बाकी भी सब बहनों ने तो सुनना ही है, पर कोषाध्यक्ष जरूर से सुने कि सबसे पहले तो उनको वित्तीय प्रबंधन की पूरी जानकारी होनी बहुत जरूरी है, और उसके बाद में आय व्यय का पूरा विवरण उनके पास में होना चाहिए, डेट वाइज होना चाहिए, और उन्हें हर एक छोटी एंट्री को अपने पास लिखित में रखना चाहिए। आय क्या हुई है और खर्चा क्या हुआ है वो आपके पास कंप्लीट लिखित में भी होना चाहिए। और अब चूंकि हम टेक्नो फ्रेंडली हो गए हैं, तो टेक्निक का यूज करते हुए आप एक्सेल शीट पर एक बार एक्सेल शीट बनाना सीख जाएंगे, और उसमें सारे अलग अलग अकाउंट्स डाल लेंगे, जितने आपकी अलग अलग अकाउंट्स हैं, एंट्रीज के जितनी शीट्स आप बना लेंगे, तो इतना आसान काम हो जाएगा। और आप एक बार बनाने की बस आपको मेहनत है, उसके बाद में तो कोई भी एंट्री उसमें ऐड करनी है, आप तुरंत करते जाएंगे। और फिर उसकी पीडीएफ बनाकर, आपके पास 5 पेज है, 6 पेज है, 8 पेज है, 10 पेज है, जितने भी हैं, पीडीएफ बनाकर आप एकदम से, आप तीनों का एक ग्रुप होना चाहिए। सामंजस्य वाली बात नहीं, ये बात है कि कोषाध्यक्ष, सचिव और अध्यक्ष का एक ग्रुप होना चाहिए। तो उसमें आप तुरंत उसको शेयर कर सकते हैं, पीडीएफ पीडीएफ उसको, एक्सेल की पीडीएफ को। तो उन तक हमेशा अपडेट रहेगा बिल्कुल कि हिसाब किताब कहाँ पे कैसे हैं, बैलेंस शीट जो बनी होती है तीनों में एकदम क्लियर रहेगी। दूसरी बात, इसके अलावा एक्सेल शीट के अलावा आजकल बहुत सारे एप्स हैं जिनमें हम अपना ये पूरा अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं। और इसमें सबसे इजीएस्ट मुझे जो लगा वो है mykhatabook.com। उसमें भी सेम वैसे ही है, आप कोई भी एंट्री डालोगे और तुरंत वो अपने आप से सेट हो जाएगी, और सारा एडिशन हमेशा रहेगा, टोटल हमेशा होती रहेगी। आपके पास सारी एक एक एंट्री जब भी आप खोल के देखना चाहेंगे तुरंत बहुत इजीली खुल जाती है। तो ये टेक्निकली आप दो चीजें भी अपना सकते हैं। तो आय व्यय का विवरण आपके पास लिखित भी होना चाहिए, और आज के इन हमारे टेक्निकल फैसिलिटीज में भी फीडअप होना चाहिए। दूसरा, आपको सारे दस्तावेज, कोई भी दस्तावेज हमारे पास में है अकाउंट से संबंधित, उन सबको संभाल कर रखना आपकी जिम्मेदारी है। अब वो चेक की कॉपी, बिल की कॉपी, वाउचर, हमारे पास कोई भी सहयोग आता है, राशि आती है, उसकी हमें रसीद जरूर से काट कर देनी, उससे एक पारदर्शिता भी रहती है, और सामने वाले को भी विश्वास बना रहता है, और हमारे अपने हिसाब रखने में भी पारदर्शिता बनी रहती है। रसीद बुक प्रॉपर बनी होनी चाहिए। मैंने आज एक गलती कर दी, मुझे गिरजा जी को भेजनी थी, भूल ही गए। थोड़े से कल के परसों के रिजल्ट के बाद में भी बहुत सारे उन्हीं माहौल में चल रहे हैं अभी, पॉलिटिकल माहौल में, इसलिए मैं भूल ही गई। रसीद कई बार बहुत गलत बनी हुई होती है, अब किसी ने हो सकता है उसको शो भी करना हो, तो उनके साथ कुछ अड़चने आ जाती है। तो मैं वर्बली आपको बोल के बताती हूँ कि कोई भी रसीद बुक, कोई भी रसीद हम बनाते हैं, आप प्रिंट करवाने से पहले ध्यान रखेंगे उसमें प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए। अब एड्रेस क्या होता है, हमारे पास हमारी संस्था का कोई एड्रेस नहीं होता, तो करंट अध्यक्ष जो है उनका होम एड्रेस ही हमारा एड्रेस होता है। कोई भी लेवल है, चाहे प्रदेश लेवल है, प्रदेश स्तर पे है, चाहे जिला स्तर पे है, चाहे स्थानीय स्तर पे है, तो जो हमारी करंट अध्यक्ष का होम एड्रेस है वो उसमें डला हुआ होता है। डेट अच्छे से लिखी हुई होनी चाहिए, नाम, जिसके नाम हम रसीद काट रहे हैं उनका एड्रेस का स्पेस होना चाहिए। उसके बाद में जिस हेतु से उन्होंने पैसा दिया है, ये जिस जिस लिए उन्होंने पैसा दिया है वो हेतु हम उसमें जरूर से लिखें। कोई बधाई राशि है, कोई सहयोग राशि है, कोई विज्ञापन शुल्क है, कोई सत्र शुल्क है, जिस तरह का भी शुल्क उन्होंने दिया है उसे हम पूरा लिखें।
शब्दों में, अंकों में, दोनों में राशि लिखी होनी चाहिए। एक कॉलम होता है कैश, बाई चेक, कैश एंड यूपीआई। आजकल यूपीआई क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है तो यूपीआई का एक कॉलम होता है। तो यूपीआई जिस तरह से भी आपका एक ट्रांजेक्शन हुआ है उसके उसका क्रमांक लिखना, और फिर लास्ट में साइन जरूर होने चाहिए। कई बार हम देखते हैं रसीद में साइन ही नहीं होते, तो वो इनकम्प्लीट मानी जाती है। प्रॉपर रसीद आप बना के दे, रसीद पहले रसीद बुक अच्छे से छपवाए और उसके बाद रसीद पूरी प्रॉपर काट के दे। तो रसीद बुक है, इस तरह के कोई भी दस्तावेज है। और यदि आपके संगठन का बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट में जितने भी दस्तावेज होते हैं, पासबुक है, चेक बुक है, कोई एफडी है तो उसके कागजात है, तो इन्हें आप जिम्मेदारी पूर्वक पूरे संभाल के रखें। एक फाइल बनाएं, उनमें बहुत अच्छे से रखें। ये कोषाध्यक्ष का काम है। उसके बाद में जिससे भी हमें राशि मंगवानी है, कई बार हमारे पास एक मैसेज आया हुआ होता है और राशि मंगवानी होती है, तो विनम्रता से आप बार बार उन्हें रिमाइंडर करवाइए, बड़ी ही विनम्रता से। लेकिन रिमाइंडर करवाने का काम कोषाध्यक्ष का है। उन्हें बार बार इन्फॉर्म करते रहे कि भाई आपका पैसा जमा नहीं हुआ है, आपकी राशि जमा नहीं हुई है, प्लीज आप जमा करवा दीजिए। ये काम आप खुद करेंगे, ये अध्यक्ष का और सचिव का काम नहीं है। उसके बाद में किसी भी बिल का भुगतान करना है। यदि आपने देखिए, जब हम कोई प्रोग्राम हाथ में लेते हैं, खर्चे होते हैं और वो कोई भी कर देता है। अब हम पूरी टीम में काम सौंप देते हैं अध्यक्ष को, अध्यक्ष भी करता है अपनी साइड से कोई काम, सचिव भी करता है, कोई दूसरी टीम के बाकी हमारे पदाधिकारी भी करते हैं। किसी के माध्यम से खर्चा हुआ है, जब वो आपसे पैसे मांगे कि भाई ये बिल का भुगतान करना है, इस चीज का भुगतान करना है, तो आप उनसे कच्चा या पक्का जो भी बिल है उसको जरूर से ले, उसकी कॉपी जरूर से ले। और उस भुगतान को करने से पहले एक बार अध्यक्ष और सचिव को जरूर आप दिखाएंगे कि इस खर्चे का ये अमाउंट है, इसको हम पेमेंट करने जा रहे हैं, आपकी सहमति है इसमें। ये उसी सामंजस्य वाली बात में आती है कि आप एक बार उनको जरूर दिखाएंगे। उसके बाद आप बिल उसका अमाउंट भुगतान कीजिए, और उसकी जो भी आपके पास बिल है या पर्ची है या कोई भी है उसे भी आप संभाल के रखिए। बजट बनाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, लेकिन उसमें भी तीनों की सामंजस्य की बात आती है कि किसी भी कार्यक्रम का जब हम एक बजट बनाते हैं, देखिए कोई भी बजट बनाने का मतलब क्या है कि किसी कार्यक्रम की हम अनुमानित लागत निकालते हैं कि हमारा कार्यक्रम किस स्वरूप का है, छोटा है, बड़ा है, कितनी राशि इसमें खर्च होनी चाहिए और कितने का ये होना चाहिए, इसका एक अनुमानित बजट हम बनाते हैं। बजट बनाते समय आपसी सामंजस्य तो होना ही है। उसके बाद में कुछ बातें जो ध्यान रखने योग्य है वो सभी सुनेंगे, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और बाकी लोग भी, कि बजट हम बनाते समय एक तो ध्यान रखें बजट थोड़ा सा बड़ा लेके चलना चाहिए। हमें लग रहा है कि इस प्रोजेक्ट में 25,000 रुपए खर्च होंगे या इसमें 50,000 रुपए खर्च होंगे, 1 लाख का, 2 लाख का, जैसा भी है छोटा बड़ा प्रोजेक्ट आपका, लेकिन उसमें थोड़ा सा प्लस करके चलिए। 25 का है तो आप एक बार से 35,000 रुपए, 40,000 रुपए उसके लिए बजट बना के चलिए। हालांकि बजट बनाते समय पूरी तरह से ध्यान रखना है कि कोई भी फिजूल खर्ची नहीं। मैं बार बार इस बात को दोहराती हूँ कि समाज का पैसा, अर्थ का उपयोग सही अर्थ में हो, इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। कहीं फिजूल खर्ची ना हो और कोई भी शोषाबाजी वाली चीज का, शोषा वाली वृत्ति से बचकर हमें खर्चे करने हैं कि वहां पे फालतू के खर्चे हम ना करें। जहां लगने हैं वो पैसा तो जरूर से लगाने हैं, क्योंकि उनमें कटौती करके भी हम कार्यक्रम को सफल नहीं कर सकते, लेकिन जहां हम पैसा बचा सकते हैं वहां जरूर बचाना चाहिए। तो आपको बजट थोड़ा सा बड़ा लेके चलना है, क्योंकि कई बार पहले प्लानिंग करते हैं, उस समय कोई चीज ध्यान में नहीं होती और उस प्रोग्राम के टाइम या उससे जस्ट पहले कुछ ऐसे खर्चे सामने आ जाते हैं अनायास ही, या कोई चीजें ऐसी सामने आ जाती है, कोई सिचुएशन ऐसी बन जाती है, तो उस समय हम उन खर्चों को रोक नहीं सकते। तो आपका कहीं कोई भी ये उपक्रम जो है, जो आपने पहले प्लानिंग की है, वो आपको लग रहा है कि पर्याप्त कोष हो गया हमारे पास में, हम कहीं घाटे में नहीं रहेंगे, हमारा काम भी अच्छे से हो जाएगा और हम फंड रेज भी करेंगे इसके माध्यम से, हम बल्कि कुछ गेन करेंगे, और पता चला कि आपका वो उपक्रम घाटे में चला गया। तो इसके लिए पहले से बजट थोड़ा सा बड़ा बना के चले। जहां कहीं भी लगे कि कुछ ओवर हो रहा है तो कॉस्ट कटिंग कहाँ करनी है इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये सब बातें बजट बनाते समय ही हमें ध्यान रखनी है कि हम कहाँ कटिंग कर सकते हैं, कहाँ हम खर्चे कम कर सकते हैं, वहीं पे तुरंत कीजिए। सामाजिक कार्यक्रमों को जितने कम खर्चों में हम बढ़िया कार्यक्रम करेंगे, महानता हमारी तब है। बहुत सारा हमने अननेसेसरी पैसा खर्च कर दिया और फिर हमने कहा कि हमारा प्रोग्राम ग्रेसफुल है, तो ये कोई महानता नहीं है। कम खर्चे में बढ़िया काम करें तो हम बधाई के पात्र रहेंगे, हम धन्यवाद के पात्र रहेंगे। इसके बाद में हम चलते हैं कि हमारी कोष वृद्धि कैसे हो।
क्योंकि भूखे भजन न होई गोपाला, पैसा गांठ में हो तभी हम कुछ करने की हिम्मत कर सकते हैं, अदरवाइज तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। अब कई जगह यही समस्या आती है कि फंड रेज हो कैसे, कैसे फंड रेज होता है, पैसे कहाँ से लाएं, कार्यक्रम कैसे करें। और ये छोटे संगठनों के पास तो विशेष रूप से ये एक समस्या रहती है। छोटे संगठन तो जिला संगठनों या स्थानीय संगठनों की बात करती हूँ, प्रादेशिक संगठनों के पास तो इतनी ज्यादा समस्या तो नहीं थी, पर उनके पास भी रहती है, क्योंकि फंड तो कितना ही हो कम ही लगता है हमें। तो फंड रेज के देखिए कुछ तो पारंपरिक तरीके हैं, वो कई सालों से चलते आ रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे और इस समय भी अपनाए जाते हैं। उनमें है कि जब भी हमारा कोई नया सत्र शुरू होता है, उस समय हम सत्र शुल्क के रूप में राशि लेते हैं। वो हर स्तर पे ली जाती है, राष्ट्रीय स्तर पे भी, प्रादेशिक स्तर पे भी, जिला स्तर पे भी, और स्थानीय संगठनों को भी लेनी चाहिए। अब मेरे पास कई बार बहनें प्रश्न करती है कि वो कितना होना चाहिए, उसकी कोई राशि तय नहीं है, ऊपर से आप कोई राष्ट्रीय राष्ट्रीय लेवल से आपके लिए तय नहीं की जाती है। आपके अपनी परिस्थिति वहां पर देखनी होती है आपको, आपका सामाजिक संगठन का स्वरूप कैसा है, किस तरह के परिवार हैं, कितने परिवार हैं, जो आपकी भौगोलिक स्थिति कैसी है, आपकी सामाजिक स्थिति कैसी है, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है आपके संगठन की। तो अनुरूप आपको खुद ही तय करना होता है कि हम 3 साल का कितना शुल्क ले, और ये अनिवार्य रूप से लेना ही चाहिए। आपके जो भी कार्य समिति मेंबर्स हैं उनका कुछ ज्यादा होता है, और जो कार्यकारिणी मेंबर्स होते हैं उनका थोड़ा कम होता है, दोनों में थोड़ा फर्क होता है। तो ये आप खुद तय करेंगे कि आपको कितनी होनी चाहिए। और आपको तय करने में यदि कई परेशानी है तो आपके आंचलिक पदाधिकारी होते हैं, प्रादेशिक पदाधिकारी होते हैं, आपके जो भी आपके अंचल के सीनियर्स, आपके गार्जियंस हैं, उनसे आप इसके लिए राय मशवरा कर सकते हैं, क्योंकि उनको आपके वहां की भौगोलिक स्थिति पता होती है। और ये एक इसके लेने का 2 तरीके होते हैं। एक तो प्रति वर्ष भी लिया जा सकता है, कई बार 3 वर्ष का एक साथ लोग नहीं देते हैं, तो हर साल भी लेते हैं कुछ संगठनों में, और कुछ जगह 3 साल का इकट्ठा ही ले लिया जाता है शुरू में ही। कोशिश यही होनी चाहिए कि शुरू में इकट्ठा ही ले लिया जाए, तो वो राशि क्या अच्छे से काम आती है। लेकिन फिर भी आपके पास ये ऐसी परेशानी है कि आपको नहीं मिल रही है, बहनें देने में नहीं सहयोग कर रही है, तो आप 1-1 वर्ष का भी ले सकते हैं। हमें संगठन चलाना है, सबसे बड़ी बात है हमें संगठन चलाना है, लोगों को जोड़ के रखना है। तो इन परिस्थितियों को आप स्वयं संभालेंगे। उसके बाद में सत्र शुल्क आता है हमारे पास में। और अब फंड रेज करने के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि पहले तो आपको कोई ना कोई प्रोग्राम ही लेना पड़ेगा, प्रोग्राम नहीं लेंगे तो आपका फंड रेज नहीं होगा। और मैं स्पेशली कहती हूँ कि जब आपका एक तो कार्यक्रम की भूमिका बहुत अच्छी होगी, कार्यक्रम की रूपरेखा बहुत अच्छी होगी, आप तो निश्चित रूप से आपको सहयोग मिलेगा। और दूसरा, जैसा कि मैंने पहले कहा, हमेशा हमारा ये जो वित्त विभाग है ये पारदर्शिता से और अप टू डेट रहेगा और बहुत जिम्मेदारी पूर्वक संभाला जाएगा। तो देखिए पदाधिकारियों की विश्वसनीयता भी बनी रहती है और संगठन की विश्वसनीयता भी बनी रहती है। और जब विश्वसनीयता बनी रहती है तो निश्चित रूप से हमें सहयोग भी मिलता है, परिवारों से, जेंट्स लोगों से, महिलाओं से, बहनों से कहीं दुविधा नहीं आती है, बस विश्वास बड़ी चीज होती है। तो ये विश्वसनीयता हमें पहले बना के रखनी है, और प्रोग्राम की भूमिकाएं बहुत अच्छी बनाइए, बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा, निश्चित रूप से आपको पैसा मिलेगा। अब उसमें फंड रेज करने के क्या क्या साधन होते हैं कि जैसे मुख्य अतिथि बनाते हैं, स्वागत अध्यक्ष बनाते हैं, या अन्य अन्य टाइप के कई तरह के अतिथि बनाए जाते हैं, विशिष्ट है, बहुत सारे टाइप के अलग अलग सेशन के हिसाब से अतिथि बनाए जाते हैं, उनसे हमें सहयोग राशि मिलती है। और उसके बाद में हमारे जो कार्यक्रम स्थल होता है उस पे होर्डिंग्स, बैनर्स, फ्लायर्स कुछ भी लगाने होते हैं, तो उनमें विज्ञापन लिया जाता है, एड्स लिए जाते हैं, और वो भी कई टाइप के होते हैं, छोटे बड़े कई टाइप की राशि के होते हैं। तो वो एक हमारे पास फंड रेज करने का साधन होता है। हम यदि कोई भी स्मारिका निकालते हैं, कोई डायरेक्टरी निकालते हैं, या कोई भी विषय की अन्य कोई विशेष पुस्तक निकालते हैं, प्रिंट करवाते हैं, तो उसमें हमें बहुत सारे विज्ञापन मिल जाते हैं। और उसमें भी अलग अलग टाइप से होते हैं। वैसे तो आप लोगों को सबको जानकारी है इन सब चीजों की। बैक पेज होता है, सबसे महंगा विज्ञापन होता है, फ्रंट इनर, बैक इनर, उसके बाद में हाफ पेज, फुल पेज, कई टाइप के होते हैं। और एक विशेष बात होती है कि क्राउड विज्ञापन जिनको कहते हैं, क्राउड एडवर्टाइजमेंट, उनमें स्ट्रिप चलती है, एक छोटी स्ट्रिप के रूप में लिया जाता है, हर पेज में दी जा सकती है वो। तो वो एक कम राशि की होती है, 500 या 1000 रुपए की होती है, और वो हम मैक्सिमम राशि जोड़ सकते हैं उसके माध्यम से। तो आपको विज्ञापनों पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। विज्ञापन राशि हमारे पास एक फंड रेज करने का बहुत अच्छा वो होता है, साधन होता है। बधाई राशि के रूप में आजकल जब कभी भी हमारे कोई विशेष पर्व होते हैं, विशेष दिन होते हैं, बर्थडे है, एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरी है,
साथ में कोई किसी परिवार में कोई मंगल अवसर हुआ है, कोई खुशी का अवसर हुआ है, तो उस समय बधाई राशि के रूप में आप मांग भी सकते हैं और हमारे संगठन की बहनों को देनी भी चाहिए, स्वेच्छा से भी देनी चाहिए। ये एक खुशी की बात होती है और इससे हमारे संगठन का, कोई भी संगठन है किसी भी स्तर का, उसमें सब जगह फंड रेज होने का एक बहुत अच्छा जरिया होता है। तो बधाई राशि के रूप में हमारे पास सहयोग मिलता है। उसके बाद में कुछ प्रोजेक्ट ऐसे लेने चाहिए, छोटे छोटे प्रोजेक्ट, आप अपनी वहां की परिस्थिति को देखते हुए। जैसे एक हमारे चलन होता है ना सामूहिक उद्यापन करने का, क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज है जहाँ कहीं भी, तो वो सिंगल लेडीज, वर्किंग लेडीज भी है, तो उनके पास टाइम ही नहीं होता ये सब तामझाम करने का, तैयारियां करने का। और छोटी छोटी जगह ये सब काम में जिला संगठनों और स्थानीय संगठनों के लिए कर रही हूँ विशेष रूप से। तो वो अपने इस तरह के कार्यक्रम करते ना, आपका तो अपना एक प्रोजेक्ट हो गया, आपके पास फंड रेज भी हो जाता है उससे, और जो इसमें जुड़ेंगी, जो इसमें सही वो शामिल होंगी, उनके लिए बहुत सुविधाजनक काम हो जाएगा। उनको कुछ नहीं करना, एक जगह इकट्ठे हो गए और वहां पे उनके अपना उद्यापन हो गया और उनका काम हो गया, क्योंकि घर में तो उनको करने की ना जगह है, ना सहूलियत है, ना समय है। तो इस तरह के जो ये सामूहिक उद्यापन होते हैं, या कोई भी हम धार्मिक कार्यक्रम एक साथ कर लेते हैं, कन्या पूजन है, कोई भी ये जैसे आज वट सावित्री व्रत का है, तो इसमें भी एक जगह की बने, एक जगह सारी व्यवस्था कर ली जाती है। इस तरह के कोई हमारे व्रत त्योहार पर्व आते हैं जिनमें सब, एक होता है ना, एक कोई ऐसी रामनवमी की पूजा है वो अपने घर में सब कर लेंगे क्योंकि भगवान राम की और अपने मंदिर सबके पास होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे विशेष पूजा होती है जो हमें बाहर जाके करनी होती है, गोपाष्टमी पूजन है, वट सावित्री व्रत पूजन है, तो इनमें क्या होता है कि एक व्यवस्था करनी होती है, हमें गाय की व्यवस्था करनी होती है, या वट वृक्ष ढूंढना होता है, या इस तरह की जब व्यवस्थाएं करनी होती है, तो छोटे छोटे स्थान की बात बता रही हूँ मैं, वो अपने अपने लोकल शहरों में इस तरह की एक जगह व्यवस्था करें, कुछ सबसे राशि ले ले थोड़ी थोड़ी, और वो बहुत अच्छे से, तो मिलजुल के बहुत बड़े से आप इसको पूजन को कर सकते हैं, बहुत बढ़िया सेलिब्रेशन कर सकते हैं, और आप उसके माध्यम से छोटा छोटा सा फंड रेज भी कर सकते हैं। कुछ यात्राएं कर सकते हैं, लोकल यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, देश विदेश की यात्राएं, वो हमारे फंड रेज का साधन बनती है। किसी भी उत्सव पे कोई भी तरह का सेलिब्रेशन है, तंबोला अपने आप में एक अच्छा फन गेम भी है, और वो फंड रेज करने का एक साधन भी होता है हमारे पास में, तो उसको जरूर से शामिल कर लेना चाहिए। और आजकल तो बहनें इतने टाइप के तंबोला बनाने लग गई है कि उनको पहले तो समझने में और उनको खेलने में बहुत ट्रिकी होते हैं, बहुत दिमाग भी लगाना पड़ता है, और बहुत हमारा वाकई दिमाग भी बहुत इस्तेमाल होता है, बहुत सुंदर सुंदर टाइप के वो बनने लगे हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत अच्छा साधन है। एग्जीबिशंस लगाकर, एग्जीबिशंस में हम स्टॉल का चार्ज लेकर जो गेन करते हैं, देखिए यदि आपकी अपनी क्षमता है तो आप एग्जीबिशन लगाइए। और एग्जीबिशन लगाने का तो हमने, हमारी गिरजा जी ने में इतने नेशनल लेवल पे सखी एक्सपो करके सारा दे दिया कि हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। और अब बहुत अच्छे से उसको उसकी रूपरेखा बनाइए, उसका उसको फॉर्मेट बनाइए उसका, और उसके बाद लगाइए। यदि आप स्वयं नहीं लगा सकते, छोटे संगठनों की बात कर रही हूँ मैं, जिला संगठन या स्वयं से नहीं लगा सकते हैं, तो कोई भी बड़ी एग्जीबिशन में आप शामिल हो जाइए, वहां पे अपनी कुछ स्टॉल्स को आप कर सकते हैं, या मैंने स्वयं की लगाई नहीं तो संगठन के नाम की, संगठन की एक स्टॉल आप लगा सकते हो, बड़ी सी मिलजुल के 5-7 बहने मिलजुल के संगठन के नाम की स्टॉल वहां पे लगा सकते हैं। अच्छी एग्जीबिशन हो जहाँ पे आपको पूरी उम्मीद है कि आप फुटफॉल बहुत अच्छा होता है, तो वहां पे आप एग्जीबिशन लगाइए, और वहां से जो भी गेन करते हैं अपने संगठन में उसको जोड़िए, उस राशि को, आपके पास फंड रेज का एक अच्छा साधन बनेगा। आजकल बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड है, नया न्यू क्रिएशन बना के पुरानी चीजों से, और उनकी बिक्री की जा सकती है। हम पुरानी चीजों की बिक्री भी करते हैं कई जगह पे, आज छोटे छोटे स्थानों पे ये हो रही है, और वो जगह मेरे को जब ये आइडिया मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने क्या करते अपने घर के पुराने सामान को कुछ बहुत कम राशि में बेचकर, और उस सामान को ऐसे ही हमें किसी को देना ही था, ये राशि हम अपने सहयोग संगठन में सहयोग करेंगी, तो इस तरह पुरानी वस्तुओं की बिक्री करके भी कर सकते हैं। और फिर वैसे मैं कहना चाहूंगी कि हमारी युवा पीढ़ी जिनके पास इस तरह के और नए प्लान्स हो, आज की सिचुएशन के, आज के एटमोसफेयर को देख के, आज के टेक्नोलॉजी को देखते हुए, तो आप उनसे जरूर से राय कीजिए अपनी युवा पीढ़ी से कि हम फंड रेज और कैसे करें। आपके पास कोई नया आइडिया है तो हमें बताइए, और अपने अपने क्षेत्रों के संपूर्ण माहौल को देखते हुए, वहाँ की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति देखते हुए, या आपके पास कोई स्पेशल चीज है, वहाँ का कोई स्पेशल प्रोडक्शन है, उसको आप बहुत अच्छे से सेल आउट करके उसका कुछ नया ब्रांड बना के बहुत अच्छे से कर सकती है। बस मेहनत करने वाली बात है, इनकम करने के बहुत सारे साधन होते हैं बहनों। तो इस तरह से आप फंड रेज कर सकते हैं। कुछ पारंपरिक तरीके हैं, कुछ हमें नए तरीके ढूंढने होंगे। अब हमारे पास हम आगे बात करते हैं कि बैंक अकाउंट होना आज के टाइम में क्यों जरूरी है।
बहनों, टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है और अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सबसे सुविधाजनक माना जाने लगा है। सबसे इजियर, सेफर, टाइम सेवर, तीनों ही होता है। ये तीनों तरह से हमें बहुत सारी सुविधा देता है। तो सॉरी, मेरे लाइट चली गई है। अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज तो आ रही है आपकी। आपकी अब बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। सिर्फ लाइट चली गई है। अगर आप चाहें तो जितनी देर आपकी लाइट गई है, मैंने एक गूगल पर से सैंपल खोजा है टिकट का, रसीद का, वो दिखाऊं आपको अगर आपके लिए उपयुक्त है एक काम तो। करते हैं, अभी जब तक मेरा ये लैपटॉप चार्ज है ना, अपन कंटिन्यू रखते हैं। नहीं फिर मैं बाद चलिए। में बाद में ओके फोन से जी, जुड़ जाऊंगी, ओके कुछ बाकी रहेगा फोन से जुड़ जाऊंगी मैं। ठीक है, जब तक ये मेरा चार्ज है अभी तो काफी वैसे, तो मेरा जी। तब तक वक्तव्य हो भी जाएगा पूरा, फिर मैं फोन से जुड़ जाऊंगा या शायद लाइट आ जाएगी। क्योंकि ये जहां से जुड़ा हुआ है वो उसे इन्वर्टर से भी नहीं जुड़ा हुआ है ना। नो प्रॉब्लम्स, आप अपना तो वक्तव्य बैंक जारी अकाउंट रखें। की बात हम कर रहे थे कि बैंक अकाउंट, अब बहनों, अब तक हमने बिना बैंक अकाउंट के भी काम कर लिया, हमारा काम हो गया संगठन का। लेकिन अब समय ऐसा आ गया कि हमारा बैंक अकाउंट का काम बिल्कुल भी नहीं होगा और आने वाले समय में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये आप निश्चित रूप से मान के चलिए। तो इसके लिए आपको आज से ही जागरूक होना पड़ेगा कि बैंक अकाउंट हमें खुलवाने बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यदि आपको करना है तो फिर आपको अकाउंट चाहिएगा ही चाहिएगा, क्योंकि बिना अकाउंट आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर भी नहीं सकते। आपको भी अपने पास मंगाने होते हैं, जैसे छोटे संगठनों से स्थानीय स्थानीय और जिला संगठनों से प्रदेश को मंगाना है, प्रदेश को आगे राष्ट्र को भेजना है, किसी भी तरह से ट्रांजेक्शन करना है, अकाउंट आपका होना बहुत जरूरी है। अच्छा, किसी से आप सहयोग भी लेते हैं, डोनेशन लेते हैं, उनको भी तो वो कहेंगे कि आपका वो दे दीजिए, हमें बैंक अकाउंट दे दीजिए, हम डाल देते हैं। आप उस समय कहेंगे हमारे पास तो बैंक अकाउंट है ही नहीं, थोड़ा सा वो पर्सन भी शायद पीछे हो जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि अब आपका बिना बैंक अकाउंट के काम नहीं चलने वाला। आपको बैंक अकाउंट खोलने ही होंगे। जिनके खुल गए हैं, अभी इस सत्र में भी खुले हैं, कुछ संगठनों के, आपके प्रदेश के भी एक दो प्रदेशों के खुले हैं, और एक दो प्रदेश आपका उत्कल प्रदेश और आपका आसाम प्रदेश, दोनों पूरे ट्रायल में लगे हुए हैं, अभी प्रोसेसिंग में है। मुझे मेरी उनसे बातचीत चल रही होती है, तो वो भी अब पूरे उसमें खोलने के उसमें है, प्रोसेस में है। तो आप जितना जल्दी इसको खुलवाएंगे उतने ही जल्दी आप फायदे में रहेंगे। तो अब उसको खुलवाना कैसे है? देखिए, अब बैंक अकाउंट खोलना इतना आसान काम नहीं रहा है, बहुत पेचीदगी है उसके अंदर, बहुत सारे नियम हैं। कुछ सालों पहले बैंक अकाउंट खुल जाया करते थे। इसके लिए सबसे पहले तो हमारी संस्था का रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी होता है। हमारी संस्था रजिस्टर्ड नहीं है, ये हम मानते हैं। नेशनल लेवल पे भी नहीं है, प्रादेशिक स्तर पे भी नहीं है, लेकिन प्रादेशिक स्तर को मैं जरूर से कहूंगी कि आप अपनी संस्था को रजिस्टर्ड करवा लीजिए। ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, एक एक्ट है गवर्नमेंट का दिया हुआ, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। इसके अंतर्गत आपको एक फॉर्म भरना होता है, और फिर कुछ पदाधिकारियों की, जो करंट में पदाधिकारी है, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, टीम तो यही है। उसके बाद में हमारी टीम के 7 लोगों का मिनिमम वो लेते हैं, तो पूरी केवाईसी लगेगी उनकी। और जितने वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं आपको सारे देने होंगे। वकील आपको करना होगा, ये इसमें आपको वकील की सहायता लेनी होती है संस्था को रजिस्टर्ड करवाने में। वकील की सहायता लेनी होती है, और फिर वो वकील आपको वो फॉर्म लाके देंगे, आपका फॉर्म वहां सबमिट करवा देंगे। और उसके बाद में इसमें आपका खर्चा भी होता है। इस तरह के रजिस्ट्रेशन में आपका खर्चा भी होता है, 7 से 8 हजार का मिनिमम खर्चा है इसमें आपका, मतलब 7-8 हजार के लगभग लगता है। लेकिन इसके फायदे क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो संस्था इस तरह रजिस्टर्ड होती है। लेकिन यदि आप इस प्रोसेस में नहीं जाना चाहते हैं, मत जाइए। एक एक और होता है एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एक लाइट आ गई। जी, एक हमारा एक अकाउंट का एक फॉर्मेशन होता है, ऐसा संस्था को रजिस्टर करने का एक तरह से रजिस्ट्रेशन ही है ये। कोई भी संस्था जो अपने सदस्यों के लिए पारस्परिक विकास और उन्नति के लिए काम करती है और आपसी तालमेल से काम करती है, उसे अंग्रेजी में म्यूचुअल एसोसिएशन कहते हैं। और हमारे जिला व स्थानीय संगठन इसी तरह के म्यूचुअल एसोसिएशन माने जाते हैं, इसी श्रेणी में आते हैं वो। तो स्थानीय व जिला संगठनों को अपंजीकृत यानी अनरजिस्टर्ड या एओपी जो है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इसके रूप में हम गठित कर सकते हैं। यानी इस तरह वो एक तरह से आपका रजिस्ट्रेशन ही हो रहा है। एओपी का फॉर्म भरेंगे तो आपको अपनी संस्था के नाम का पैन कार्ड मिल जाएगा।
AOP याद रखिए, ये सबके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा, AOP एसोसिएशन ऑफ पर्संस, ठीक है। तो इसका आप जब फॉर्म भरेंगे और अपनी पूरी वो लगाएंगे, सब इसमें भी सबकी लगेगी, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, तीनों की KYC लगेगी, कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आपको संस्था के नाम का पैन कार्ड मिल जाएगा। उसके बाद में आप किसी भी प्राइवेट बैंक में, फिर भी इससे देखिए वो वाला रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, संस्था को रजिस्टर्ड करवा लेंगे, तो आपका किसी भी गवर्नमेंट बैंक में, जो हमारे नेशनलाइज बैंक हैं, उनमें आपका सेविंग अकाउंट खुल जाएगा। लेकिन इसमें आपका करंट अकाउंट खुलेगा और वो भी किसी प्राइवेट बैंक में। AOP से अकाउंट आपका खुल जाएगा, पैन कार्ड आपको मिल जाएगा, आपकी संस्था का अकाउंट खुल जाएगा, लेकिन वो करंट अकाउंट खुलेगा और वो भी किसी प्राइवेट बैंक में। और प्राइवेट बैंकों में जो सबसे ज्यादा विश्वसनीय है, ICICI, एक्सिस बैंक, HDFC, फेडरल बैंक, ये कुछ नाम ऐसे हैं जो थोड़े विश्वसनीयता पूर्ण है, इनमें हम खुला सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है और वो सबके लिए बहुत गंभीर है कि यहाँ पर मना कर देते हैं कि आपको घर वाले मना कर देते हैं या कि भाई आपको अपने KYC नहीं देने हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं देने हैं, अपने आधार, पैन कार्ड, पर्सनली जो जो चीजें मांगते हैं वो नहीं देने हैं। लेकिन बहनों, हमने बहुत सारी इसकी जांच परख की है, मैंने सब CA से बात की है और आप किसी भी CA से पूछिए। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये AOP का जब आप करेंगे तो आपको किसी CA की मदद चाहिए। और आजकल हमारे समाज में हमारी बहू बेटियां बहुत सारी CA हैं। पहली बात तो अपने संगठन में बहुत सारी ऐसी मिल जाती है, और हमारे अपने, क्योंकि हम सब बिजनेस क्लास से बिलोंग करती हैं सारी महिलाएं, तो बिजनेस क्लास फैमिली से, तो हमारे अपने पास CA होते हैं, हमारे अपने फॉर्म में होते हैं, हम CA के कनेक्शन में होते ही होते हैं। कोई ना सिर्फ तो कोई भी आपका काम कर देगा, कोई मना नहीं करेगा, इसका कोई चार्ज भी नहीं देगा। अच्छा, AOP में कभी आपका टैक्स नहीं लगता है, इसकी मैं पूरी प्रोसेस और समझा देती हूँ आपको। तो उसमें क्या होता है कि आप CA के माध्यम से काम करेंगे, कोई भी CA आपको काम भी करके दे देगा, और पहली बात तो आपका कोई चार्ज भी नहीं लगेगा। और यदि कोई नॉमिनल चार्ज हमें अपने ही समाज के किसी पुरुष या महिला CA को देना पड़े, तो हमें खुशी होनी चाहिए कि हम और किसी को नहीं देंगे, कोई चार्ज भी देते हो उन्हीं को ही दे। तो इस तरह हम CA से ये काम करवाएंगे और AOP में हमारा फिर, तो यहाँ पे आपको कोई डॉक्यूमेंट्स देने में कोई भी बाधा नहीं है, कोई भी आपको खतरा नहीं है, कोई भी आपको संशय नहीं करना है। आपके पर्सनल अकाउंट पे, आपके बिजनेस के अकाउंट पे, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके व्यक्तिगत कोई भी अकाउंट से संबंधित बात में कहीं भी आपको कोई भी खतरा नहीं है। अभी नेशनल अकाउंट खुला हुआ है मेरा, ज्योति दीदी का और मंजू दीदी का लगा हुआ है ना, हम सबकी KYC लगी हुई है, सारे डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं, कोई कहीं कोई इसमें आपको रिस्क नहीं है, आप निश्चिंत होके दे सकते हैं। ये बहुत सारी बात आती है और घर वाले भी मना कर देते हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स निश्चिंत होके दे सकते हैं, कहीं आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद में इस AOP का पैन कार्ड आपको मिल जाएगा, आपका, आपकी संस्था का, आपकी संस्था का बैंक अकाउंट खुल जाएगा। आप उसमें अपना लेन देन शुरू कीजिए, ज्यादा से ज्यादा। अब इसमें क्या है, जितनी राशि आती है ना, उसमें से ज्यादा वापस पेमेंट भी आप चाहे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, चाहे आप चेक के माध्यम से दे रहे हैं, आप वैसे ही दीजिए। जब आपकी इनकम उसमें शो ही नहीं होगी, देखिए पहले बात तो हमारे पास इतनी राशि आती नहीं है कि इसका कोई टैक्स हमारे पास लगने वाला है। जितनी राशि आती है हम खर्च कर देते हैं, बहुत, हमारे पास राशि होती भी नहीं है बहुत ज्यादा। और राशि कब ज्यादा आती है, जब आप कोई बड़ा प्रोग्राम हाथ में लेते हैं, और ये वो प्रादेशिक स्तर की बात है कि कोई आपने राष्ट्रीय कार्यक्रम हाथ में लिया है और उस समय आपकी बहुत सारी राशि इसमें आने वाली है, सहयोग के रूप में भी, रजिस्ट्रेशन के रूप में भी। तो उस समय आप, क्योंकि आपके खर्चे भी होने, तो आप उस प्रोग्राम के खर्चे भी मैक्सिमम सारे बैंक के माध्यम से कीजिए, चाहे चेक से कर रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन वापस ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उनके अकाउंट में डाल रहे हैं, UPI से, पेटीएम, कैसे भी कर रहे हैं, तो आप सारा वो वापस खर्चे दिखाइए, कहीं आपको कोई टैक्स नहीं लगेगी। तो और इसमें लगता भी नहीं है, बहुत इतनी छोटी छोटी राशि में जितनी हमारे पास बचत होती है उसमें कोई टैक्स लगता ही नहीं है, तो आप उससे भी निश्चिंत रहिए। क्योंकि बहने कहती है, तो एक आपने और हमारा खर्चा बढ़ा दिया, अब हमारे वो सालाना टैक्स भी देना पड़ेगा, क्योंकि AOP के माध्यम से एक तरह से आप रजिस्टर्ड ही हो गए हैं। और करना भी चाहिए, हमें हमारी सालाना ऑडिट करवानी चाहिए, नहीं तो 3 साल के बाद जब सत्र का समापन होता है तब जरूर से हमें ऑडिट करवाना चाहिए। अब देखिए, इसमें दो बात और आती है कि जब हमारा सत्र समापन होता है तब दो चीज आपको और करनी होती है, रजिस्ट्रेशन वाली फॉर्मेशन में भी, और इसमें बैंक वाले फॉर्मेशन में भी, बैंक अकाउंट की फॉर्मेशन में भी एक लेटर आपको दोनों ही जगह देना होता है। अब हमारे ये पदाधिकारी बदल गए हैं, नए पदाधिकारी ये आ गए हैं, इनके नाम वहां शामिल किए जाए, और बस वो एक लेटर देना होता है, नाम चेंज हो जाते हैं और वहां सिग्नेचर चेंज हो जाते हैं, बैंक में सिग्नेचर चेंज हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस आपको एवरी
आफ्टर 3 इयर्स करना पड़ेगा, जब सत्र हमारा नया सत्र शुरू होगा। लेकिन बहनों, इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम जब इतने बड़े बड़े काम करते हैं तो ये काम तो हमें करना ही चाहिए, और इस माध्यम से हम करना सीखते हैं। हमारी फैमिलीज में, मारवाड़ी फैमिलीज में अक्सर ये सारे काम जेंट्स लोग ही कर लेते हैं। हम लोग बैंकों में कभी जाते ही नहीं है, घर बैठे हमारे सारे काम हो जाते हैं, स्टाफ करवा लेते हैं, जेंट्स लोग करवा लेते हैं, और उसके बाद हमारे सीए कर लेते हैं। हमें कभी बैंकों में ही नहीं जाना पड़ता। लेकिन जब संगठन के कामों में इस तरह जुड़ते हैं तो हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, और हम अपग्रेड होते हैं इन सब चीजों के अंदर। तो ये हमारे लिए एक गर्व की बात होनी चाहिए कि हम इन सब चीजों की भी जानकारी प्राप्त करते हैं। हम अपने अपने से ये काम करते हैं सारे, और इन कामों में हम ट्रेंड होते हैं। तो ये हुई बैंक की और बैंक अकाउंट की बात कि हमें इस तरह से बैंक अकाउंट खोलना होता है और उसको आगे मेंटेन भी करना होता है। यहाँ पर एक बार मेरे सारे पॉइंट्स खत्म होते हैं। मैंने कोष की बात करी, कोषाध्यक्ष की भूमिका की बात करी, आपसी सामंजस्य की बात करी, कोष वृद्धि की बात करी, बैंक अकाउंट कैसे क्यों जरूरी है और बैंक अकाउंट कैसे खोलने हैं, संस्था रजिस्टर्ड कैसे होती है। बहुत ही छोटे रूप में, सरल रूप में मैंने आप सबके सामने बात रखी है। और अब इसके बाद आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप शोभा दीदी के वक्तव्य के बाद में अपने एक एक क्वेश्चन रखिएगा। कुछ भी बात आपको पूछनी हो अभी भी, और इस आज की वर्कशॉप के बाद भी कभी भी आपको पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। एनी टाइम कभी भी आप पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको सहयोग करूं। और आज की वर्कशॉप से आप अपनी जागरूकता बढ़ाइए, अपना ज्ञान बढ़ाइए, और मैं ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि हमारे एक एक संगठन सशक्त बने, जागरूक बने, सक्रिय बने, और अपने अपने संगठनों को बहुत उन्नति पे ले जाएं, बहुत विकास की ओर ले जाएं, बहुत सशक्त रूप दे उन्हें। पूरी आशा के साथ एक बार अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत किरण धन्यवाद। जी, आपने बहुत सुंदर से और समझाया। एक एक चीज और मुझको हमारी, आपको ऐड करना चाह रही थी आप ही की बात में, कि आपने जो कहा कि आप रिसीट भेजना चाहते थे और भूल गए। गूगल से मैंने एक रसीद निकाली है, अगर आपको लगता है ये ठीक होगा तो आप इसके माध्यम से समझा सकते उसके हैं। स्क्रीन पे लाइए, एक बार स्क्रीन पे लाइए, मैं देख लेती हूँ उसमें, और उसमें कोई नहीं, देखिए, एक ये पिंक वाले बॉक्स में जो रसीद है इसमें एड्रेस वगैरह सब दिया हुआ है, पर ये सेफ साइट से नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं दिखा पा रही हूँ, मतलब इसको खोल नहीं रही हूँ। हाँ हाँ, तो कोई नहीं, देखिए इसमें सब चीजें लिखी हुई है। रमा देखिए, थोड़ा सा बड़ा यदि इनलार्ज हो सकती है तो। एक सेकेंड। ये हमारी जो टेक्नो फ्रेंडली बहन है ना, ये काम तुरंत कर लेती है सारी, और गिरजा जी इसकी मास्टर है। मैं आपको एक और रसीद दिखाती हूँ, जो दूसरी है। ये देखिए, इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि ये इसमें एड्रेस नहीं दिया हुआ है। इसमें जी अगर एड्रेस ऐड कर लें। यस, मैं वो कमी, इसलिए मैंने कहा मैं एक इनकम्प्लीट वाली और कंप्लीट वाली दोनों दिखाने हाँ, वाली थी ये आपको। इनकम्प्लीट आपके सामने है, देखिए आप इसमें बताइए कि क्या क्या, जैसे इन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर। देखिए हाँ, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर तो लिखा हुआ है, अपना पंजीयन नंबर भी, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, लेकिन ये अपने इसमें इनका एड्रेस नहीं है। ये जो संस्थान है इसका एड्रेस नहीं है। और उसके बाद में जिनसे लेना है उसका नाम, उनका नाम है, उनका भी चलो नाम ही लिखा है इन्होंने, खाली पूरा पूरा एड्रेस उनका भी नहीं है। उनका एड्रेस भी होना चाहिए, उनकी जगह का नाम और वो भी होना चाहिए। फिर रुपीज है, और ये रसीद अंकों में, में कई चीजें कम है, आप ध्यान इसमें से बहुत ही कम है। देखेंगे। राशि राशि दोनों में लिखी होनी चाहिए। अभी जैसे लिखा था सम ऑफ रुपीज, तो अब यहाँ कैसे लिखना है? अब या तो वो यहाँ हो सकता है कि उन्होंने इस तरह से बना दी कि यहाँ पे वर्ष नहीं, इन ये वर्ष लिखी इसमें जाएगी, और रुपीज यहाँ लिखा है, कॉलम जो बना हुआ है उसमें नंबर्स में लिखी जाएगी। और उसके बाद देखिए नीचे सिग्नेचर का, इसमें कहीं भी कोई तो है किसी नीचे है सिग्नेचर, देखिए, सिग्नेचर लेकिन रिसीवर ना का भी है। एक चीज बहुत अच्छी कर रखी है, देखिए बहुत अच्छी क्या है, रिसीवर सिग्नेचर जो लिखा हुआ है वहां पे गोविंद सहाय नाम लिखा हुआ है, गोविंद सहाय गुप्ता, इस तरह का नाम भी लिखा होना चाहिए। क्योंकि जो साइन करते हैं ना, कई बार साइन इस टाइप से होते हैं लोगों के, कुछ वो जानबूझ के भी अपना एक स्टाइलिश साइन बना के रखते हैं कि कोई उसकी कॉपी ना कर सके, तो वो कई बार समझ में नहीं आता कि वो किसका है। इन्होंने जो जो रिसीवर्स इनके दो होंगे, ये आगे योगेश राज भी लिखा हुआ है, तो ये जो इस तरह भी लिखा हुआ है नाम, और फिर वो उनके साइन भी आ जाएंगे। तो कहीं वो साइन में नहीं, यदि रिकॉग्नाइज हो रहा है कि ये किसने रसीद काटी है, किसके साइन है, तो नाम से हमें समझ आ जाएगा।
तो इस तरह पूरी चीज डेट है, इसमें सब चीजें हैं, खाली इनकी अपनी संस्था का ही कोई एड्रेस नहीं है। तो कंप्लीट रसीद देने से क्या होता है कि आजकल किसी को अपनी ये दिखानी होती है, एक नंबर में दिखानी होती है, अपने उसको सहयोग को, डोनेशन राशि को दिखाना होता है, तो उनको कंप्लीट रसीद चाहिए, नहीं तो फिर उनके लिए भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है आगे। तो ये एक वाकई ध्यान में रखने वाली बात है। तो प्रदेश स्तर पे, स्थानीय स्तर पे जो भी अपनी रसीद बुक छपवाए वो इस तरह से कंप्लीट उसको करके तभी प्रिंट करवाएं। इन्होंने अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष दोनों के नाम लिखे हुए थे। जी जी, 2 नाम लिखे हैं, और वो एक भी लिखा जा सकता है, 2 भी लिखे जा सकते हैं। वैसे 2 नाम होने चाहिए, क्योंकि कई बार एक की एब्सेंस हो और उस समय कोई दूसरा रसीद काटा हो, तो दोनों का जो नॉमिनेशन में जो 2 नाम होते हैं वो दोनों ही इसमें अथोराइज होते हैं। तो इस तरह से ये हमें सारे, मतलब एक छोटे रूप में मैंने संक्षेप में सारी बात रखी है। और अब जो भी कमी रही है हमारी शोभा दीदी इसको पूरा करेंगे, क्योंकि वो हमारे सीनियर और हमसे ज्यादा जानते हैं, उनको हमसे ज्यादा अनुभव है। और कहीं मेरी कोई बात रह भी गई हो, क्योंकि कोई बात लिखी हुई नहीं है, कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, बाकी वर्बली सारा मुझे बताना होता है, तो कई बार चूक भी हो जाती है। हम पूरी कोशिश करेंगे इसी वर्कशॉप में सारी बातें और भी करें। और आज की इस सुंदर कार्यशाला की व्यवस्था गिरिजा जी ने, निशा जी ने की है। मैं, और मुझे अवसर दिया और मेरी बात का उन्होंने मान रख के वर्कशॉप को आयोजित करने की पूरा एक एफर्ट्स लिया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप दोनों का कि आपने सारी व्यवस्था करी। और आगे अब शोभा दीदी आके हमें और ज्यादा मार्गदर्शन देंगे। धन्यवाद किरण जी। और अब मैं आग्रह करना चाहूंगी शोभा जी सादानी को, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्वांचल के संरक्षक गार्जियन। तो अब मेरा आग्रह है कि इसका एक एप्रोप्रिएट समीक्षा जो आपको करनी है, उसके लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। जय महेश, स्नेही किरण जी और गिरजा जी ने, निशा जी और जिस पूरे सभी प्रदेश के अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, सभी जिलाओं के अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष जो भी जुड़े हैं, मेरे ख्याल से आज 83 का पर्सन्स दिख रहा था, लेकिन ये 83 यदि इंटू 10 कर दे, 10 जन को भी ये जानकारी दे तो 800 जन तक पहुंच जाएगी। और उतनी जानकारी बहुत है पूर्वांचल के लिए। आज किरण जी ने जिस हिसाब से इस बातों को बताया, क्योंकि बहुत जनों को इस चीज को समझने में हो सकता है थोड़ी सी तकलीफ हो, क्योंकि बहुत जगह अभी भी अकाउंट्स खुले हुए नहीं है, बहुत जगह अभी भी इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स नहीं होते हैं, और बहुत जगह पॉसिबिलिटी इम्पॉसिबिलिटी दोनों चीज है। एक चीज किरण जी ने जो कहा फीस के बारे में कि हमारा कोई मतलब फिक्स नहीं है, ये बात एकदम सही है। लेकिन हम लोग संगठन पर जितने ज्यादा लोग जुड़े, जितने ज्यादा सदस्य जुड़ सके, इसको ध्यान में रखते हुए सर्ववर्गीय लोग जुड़ सके, इसको सोचते हुए हम लोग फीस बहुत कम रखते हैं और रखना चाहिए, क्योंकि हमें लोगों को ज्यादा जोड़ना है हमारे संगठनों से। क्योंकि हम पैसा इकट्ठा करने का तो इतना जरिया है हमारे पास, जो किरण जी ने आप लोगों को बताया। वैसे भी आपके गांव में, आपके शहर में कुछ ऐसे मूर्धन्य लोग, दानी लोग हैं, जब भी आप कोई बड़ा प्रोग्राम करते हैं या कोई एप्रोप्रिएट प्रोग्राम करते हैं, तो उन लोग खुले हस्त से दान करते हैं और ये सब जानते हैं। इसलिए हम लोग फीस बहुत कम रखते हैं। सेकंड चीज, एक मैं किरण जी आपको और बताऊं, फीस को हम लोग खर्चे में नहीं लेना चाहिए। फीस में जो अपने को यदि अकाउंट्स है और उसमें से जो ब्याज आता है उसको ही खर्चा करते हैं, और फीस को हम रखते हैं वापस रिटर्न वैल्यू के हिसाब से। जैसे सत्र के अंत में यदि हमें अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे प्रतिभा, अच्छे लोगों को यदि अपने को पुरस्कृत करना रहता है, तो वो उस टाइम काम आता है रुपया, वो बहुत जरूरी होता है। क्योंकि कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत करना और उन्हें प्रेरणा देना, उन्हें आगे लाना, अच्छे कार्यकर्ताओं का चयन करना, ये हमारे संगठन का 25% काम। क्योंकि जब तक कार्यकर्ता नीचे के नहीं बनते हैं तो अपने आगे जाकर संगठन
और कमजोर होता जाता है। ये कुछ चीजें हैं और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इस सत्र में मंजू जी ने, ज्योति जी ने किरण जी को कोषाध्यक्ष बनाया और किरण जी एज ए सीए नहीं है वो, लेकिन सीए के दिमाग का पूरा प्लांटेशन अपने दिमाग में बैठा ली है और सभी चीजों का बहुत अच्छी तरह जांच पड़ताल और पढ़ने से समझने से लेके चीजों को आत्मसात की है और आप तक पहुंचा रही है। आपके सबसे बड़ी अभी जो प्रॉब्लम हमारे होते हैं, बैंक अकाउंट नहीं खोलना। आज भी महिला संगठन का रजिस्ट्रेशन नहीं है लेकिन बैंक अकाउंट है, इसलिए इस चक्कर में मत जाइए कि रजिस्ट्रेशन करके ही बैंक अकाउंट खोलना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और कोई लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन हमारे संगठनों में होता नहीं है कि हम हमारे नाम से या 3 नाम से हम अकाउंट खोल सकते हैं। सेकेंडली, आपको मैं सिर्फ कलेक्शंस के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगी जो मेरा एक्सपीरियंस है। जब आप कलेक्शन करने की कोशिश करते हो तो ये दिमाग में मत रखो कि ये प्रोग्राम करेंगे कलेक्शन के लिए, ये दिमाग में मत रखिए, लेकिन ये दिमाग में रखिए कि प्रोग्राम का उच्चतर स्तर हो तो आपका जो परिपत्र निकलता है, आपका जो परिकल्पना ब्रोशर्स निकलता है, उसमें आपके ताकत की, आपके सोच की, आपके संगठन की सशक्तता की, आपके कार्यकर्ताओं की सामूहिकता का एक अच्छा प्रदर्शन दिखने मिलता है और तब वो प्रोग्राम बहुत स्टैंडर्ड का दिखता है तो लोग मुक्त हस्त में पैसा देते हैं, चाहे वो 5,000 दे, चाहे 50,000, चाहे 5 लाख। ये मैं आपको बता दूं, और मुझे तो 31 लाख 21 लाख तक भी मिला हुआ है बड़े बड़े घरानों से, सिर्फ प्रोग्राम देख के। कैसे? आपको एक प्रोग्राम डिजाइन करने के बाद, उस प्रोग्राम को डिजाइन करने के बाद थोड़ा सा जो अभी हम कम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैश्री समाज एक दायरे के अंदर बंध गया है। हमें ऑलवेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यदि बनना है तो हमें दायरे से बाहर निकलना ही चाहिए। आपकी पहुंच, आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी सामूहिकता, आपके संगठन की ताकत जब तक दूसरे देखेंगे नहीं, जब तक दूसरे इसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आपको कोई फेलोसिएशन नहीं मिलता है, ना ही आपकी कोई पहचान होती है, ना ही गर्व का अनुसंधान होता है। तो इसलिए मैं बोलूंगी कि आपको अपने बड़े बड़े संस्थाओं में, बड़े बड़े कार्यक्रमों में रचना कर कर उस जगह के जो वेरी वीआईपी इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं उनको बुलाना चाहिए। और देखिए, एक छोटी सी बात है, मैंने राष्ट्रपति को बुलाया, मुझे किसी से पैसा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी। राष्ट्रपति से बैठने के लिए सभी ने खुले हंसते हमें रुपया दिया। हमने मैरी कॉम को बुलाया तो गिरजा जी ने खुद रातों रात मुझे 5 लाख रुपया मुंद्रा जी से लाके दे दिया। तो आपको आपका दायरा अपने स्थान से, और मैरी कॉम ने आके क्या बोला कि वो स्पोर्ट्स की हमारी एक खाली वो जो सैल्यूटिंग यात्रा देखी, उसमें वो इतनी मतलब हो गई थी कि अरे आपके समाज में इतनी बच्चियां, इतनी लड़कियां, इतनी बड़े बड़े लेडीज संगठन और खेल से जुड़े हुए हैं। शी इज इम्प्रेस्ड कि भाई बहुत अच्छी बात है। तो आपको ये बाहर निकाल के बताना पड़ेगा। और उल्टा, जब राष्ट्रपति को हमने बुलाया, हमने बोला कि ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे कोई बच्चे अनाथालय में नहीं है और हमारी कोई बहन किसी के घर में दासी की नौकरी की नहीं करती है। तो प्रतिभा जी पाटिल ने बात कही जो आज भी मेरे कान में गूंजता है कि आप शोभा जी क्या बोलते हैं, महेश्वरी समाज तो अनाथालय बनाने वाला है और महेश्वरी समाज तो एंटरप्रेन्योर देने में सबसे पहले है। तो उनके घर की महिलाएं, उनके समाज की महिलाओं को क्या चीज की कमी है? तो ये बात जब राष्ट्रपति बोले ना तो दूसरे लोग भी देखते। उसमें नितिन गडकरी भी बैठे थे, उस प्रोग्राम में जसवंत सिन्हा भी बैठे थे, उस प्रोग्राम में हमारे समाज के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे थे। तो देखिए बहनों, आपको यदि अपने आप को, मैं 2 चीज बोलूंगी, पैसा आप प्रबंधन कीजिए, प्रोग्राम पहले डिजाइन कीजिए तो पैसा अपने आप आता है। लेकिन
पैसा इकट्ठा करने के लिए प्रोग्राम डिजाइन मत कीजिए, प्रोग्राम डिजाइन कीजिए प्रोग्राम करने के लिए। पैसा आएगा और आपका प्रोग्राम फलाभूत होगा। ये एक मेरी सोच है। आज किरण जी ने बहुत अच्छी बातें उसकी, देखिए आज एक वक्ता जब बोलता है उसकी कोई समीक्षा नहीं होती है, समीक्षा तो होती है जब 4 वक्ता होते हैं, उसको जोड़ के हम एक चीज निकालते हैं। लेकिन किरण जी ने तो फुल स्टॉप दे दिया सब जगह। फुल स्टॉप के बाद कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि उन्होंने जो कहा है वो एकदम जरूरत और करने के लिए। आप लोग जिसको समझ में आया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आपके पास एक नंबर ऐसा हो गया किरणजीत लड्ढा, यानी शी इज ऑलवेज आपके लिए तैयार, अवेलेबल। तो आपको जब ये ध्यान आएगा, अरे किरण जी कुछ तो अकाउंट के लिए बोल रही थी, तुरंत फोन करके उनसे हेल्प ले सकते हैं। अरे किरण जी कुछ तो डोनेशन के लिए बोल रही थी, ध्यान नहीं आ रहा है, तो आप फोन करके उनका हेल्प ले सकते हैं। यानी ऑलवेज आपके लिए एक वित्तीय प्रबंधन का द्वार खुल चुका है। और वो सिर्फ आपके लिए नहीं, हमारे सभी पदाधिकारियों के लिए और हम सब के लिए भी, क्योंकि किरण जी ने इसमें बहुत बड़ा कार्य किया है। दूसरे में जहां गिरजा और निशा जुड़े हुए हैं, दोनों इंटेलिजेंट की परिकाष्ठा और दोनों प्रोग्राम डिजाइनर में मास्टर, और जिनके सहयोग लेके भी मैं बड़े बड़े काम कर चुकी हूँ। तो इन दोनों जब पूर्वांचल से है तो मुझे ऐसा लगता है कि पूर्वांचल के किसी प्रदेश अध्यक्ष को किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। वो बहुत सोच समझकर सिर्फ महेश्वरी समाज का नाम राष्ट्र में रोशन कैसे हो ऐसे प्रोग्राम ले, तो वित्तीय प्रबंधन उसमें और ज्यादा सीखेंगे। जैसे आप प्रोग्राम लेंगे, प्रबंधन की कला आपको वैसे वैसे आती जाएगी। मैं ये प्रबंधन के बारे में तो मैं इतना ही बोलूंगी, लेकिन मैं आज एक विषय पर, मैं किरण जी यदि है, किरण जी, गिरजा जी और निशा और सभी जितने जन आज जुड़े हुए हैं, सबको एक बात बताना चाहूंगी। कल मेरा बेटा बिटलेश जो सैप कंसल्टेंट है, बहुत सीनियर, उनसे मेरी बात हुई थी कि आज मैं इस विषय पर कुछ बोलने जा रही हूँ बिटलेश। तो बोले मम्मी आप एक विषय को जरूर टच कीजिएगा। मैंने उसको रिक्वेस्ट भी किया था कि बेटा 10 मिनट के तू आ जा। बोले मम्मी आज तो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो उसने मुझे समझा दिया और मैंने बहुत अच्छी तरह समझा कि मैं आप तक वो बात बताऊं। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना चल रहा है, सभी, क्योंकि युवा संगठन, महासभा, हम लोग इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए पागल हो रहे हैं, इससे प्रशिक्षण लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहनों ये एक तरह का एलुसिएशन है। व्हाट इज द एलुसिएशंस? एलुसिएशंस मतलब मोह, माया। आप वो दिन भूल गए कि जब मोदी ने नोट परिवर्तन किया तो सबसे ज्यादा रुपया शायद आपके हस्बैंड से ज्यादा आपके साड़ी के नीचे, आपके गोदरेज से रुपया निकला था। और वो जो प्रबंधन हम किए ना, वो प्रबंधन ही सबसे बड़ा प्रबंधन है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? फिक्स एक प्रोग्रामिंग। इस फिक्स प्रोग्रामिंग को हम मैन्युअल यदि नहीं करते हैं ना, तो क्या होता है, सब जगह सब आइटम, सब कोड, सब ऐप, सब चीज हमसे मैच करे, परिवर्तनशील समय में भी मैच करे, जरूरी नहीं है, शायद वहां हम प्रॉब्लम में पड़ जाए। इसलिए आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जितना भी यूज लेते हैं, तीसरा उसके साथ जोड़ के रखे, ऐप के साथ साथ आपका मैन्युअलिटी, आपका दिमाग और आपकी सोच, आपकी खोज और आपकी समझ, ये उसके साथ जोड़ दे। नहीं तो ये जो इल्यूस्ट्रेशन होता है ना, यानी मोह, शुरू में उस मोह में हम जकड़ जाते हैं और हम बाद में नुकसान में पड़ जाते हैं। तो ये एक बात आप लोगों को बोलना था कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके बारे में पता कीजिए। और जैसे कि गिरजा ने भी कहा, किरण जी ने भी कहा कि महेश्वरी समाज की बहनें तो ऐसे ही गुड बनिक वाली है, तो आज भी मैं विश्वास करती हूँ, जो हमारे हस्बैंड के लाल खाता भाई है ना, उस पर मैं आज भी विश्वास करती हूँ। जीएसटी देने के लिए जरूर हमें एक्सेल सीट बना के सब चीज भेजना पड़ता है, क्योंकि एक्सेल सीट भी बना है हमारे बही खाता से कि एक्सेल सीट कैसे बनना चाहिए, मैनुअल से कैसे ऑपरेटिंग में आना चाहिए, हमारे बही खाता से निकला है। वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं बना है।
तो ये एक्सेल सीट हमें जरूरत है जीएसटी, सेल टैक्स, इनकम टैक्स सब देने के लिए। लेकिन प्लीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को अपने लाइफ का एकमात्र साधन बनने से रोकिएगा। आने वाले समय में इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे लाखों लोगों के कैरियर बर्बाद हो जाएंगे, लाखों लोगों का फिक्स डिपॉजिट बर्बाद हो जाएगा, लाखों लोगों के इनकम का रास्ता बंद हो जाएगा। ये आप लिख के रखिए, ये इसका स्टार्टिंग है, इसलिए उसका उतना ही यूज कीजिएगा जितना आपको जरूरत हो। सेकेंडली एक बात और बोलना चाहूंगी कि आपके संस्था का जैसे आप वित्तीय प्रबंधन करते हैं, खुद का भी प्रबंधन स्टार्ट कीजिए, वित्तीय प्रबंधन। क्योंकि आप जैसा गुड मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर पूरे भारतवर्ष में महिला के अलावा कोई पुरुष में है ही नहीं। क्योंकि एक महिला जब एक शोरूम में जाती है और सामान लेके निकलती है ना, तो उस शोरूम के उस सेल्समैन का जाके चेहरा देखिएगा, वो पसीना पोंछता है, क्योंकि वो उस महिला की कदरदान है कि जो इतना सोच समझकर, इतना दर मोलाई कर माल खरीद सकती है। और मैं आपको एक बात बताऊं बहनों, इस चीज को ध्यान रखना, आपके पति का फिक्स डिपॉजिट बैंक में शायद महीना 2 महीना आगे चला जाता है और वो पैसा बैंक खा जाता है, क्योंकि आपके पति को बिजनेस के बारे में और टाइम नहीं है कि बैंक जाके अपना फिक्स डिपॉजिट को रिन्यू करे या उसको विथड्रॉ करे। प्लीज इस वित्तीय प्रबंधन में यदि आज आपको किरण जी ने इतना कुछ सिखाया है, आप अपने और अपने परिवार का भी वित्तीय प्रबंधन पकड़ ले तो बहुत पैसा बचा सकते हैं। और आपको एक कप चाय पिला के बैंक कर्मचारी आपका काम कर देंगे, जहां की आपके हस्बैंड को आधा घंटा खड़ा रहना पड़ता है। जीएसटी हो, चाहे सेल टैक्स हो, चाहे इनकम टैक्स हो, आप जहां पहुंचेंगे वहां चुटकियों में काम होगा, ये 100%। और आपको एक सीखने का और एक समझने का जरिया मिलेगा, और आप इतने अच्छे अपग्रेड होंगे कि संगठन क्या चीज है, संगठन का वित्तीय प्रबंधन आप चुटकियों में कर पाएंगे। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगी गिरिजा को और निशा को कि आपने किरण जी को आज बुलाया और इतना अच्छा कार्यक्रम आपने लिया, और इसका लाभ कैसे मिल सकता है। मेरा ये कहना है किरण जी कि आप जहां जहां वित्तीय प्रबंधन ये जो 5 अंचलों में ले रहे हैं, इसका रिजल्ट 3 महीना बाद, एक एक वित्तीय प्रबंधन का नहीं, एक एक रिजल्ट शो अप का एक क्लास आपको फिर से लेना चाहिए कि वहां आपके द्वारा बताए गए कार्य में कितने वो सफल हुए, कितने सक्सेस हुए, कितने आगे बढ़ पाए, या वो कहीं फेलियर हो रहे हैं। ये रिपोर्टिंग 3 महीना बाद आपको लेना चाहिए, और 3 महीना बाद वापस तब जाके इन लोग कंक्रीटली एकदम जबरदस्त हो जाएंगे और हमारा संगठन कहीं से कहीं पहुंचेगा। धन्यवाद, धन्यवाद। जय महेश, जय भारत, जय श्री राम। किरण जी थोड़ा धन्यवाद। किरण जी 1 मिनट थोड़ा सा समय में इसमें कंटिन्यू करूं दीदी के बारे में। जी, पहले तो दीदी को बहुत सादर नमन करते हैं कि आपकी वाणी ने हमारे अंदर और जोश भर दिया है। जैसा कि हमेशा हमें प्रेरणा मिलती है आपसे, जब भी फोन पे ही बात होती है तो प्रेरणा मिलती है, तो इस तरह के प्रोग्राम में और क्लास में तो निश्चित रूप से आपसे बहुत सारी प्रेरणा में मिलती है, बहुत सारी नई जानकारी भी आपने दी है। और बहनों, अभी जो दीदी ने बात करी, ये बात में मेरे को था भी कि मैं रिक्वेस्ट करूं कि देखिए, ये हमने सुन लिया, बात यहाँ पे सुन ली, अभी भी कुछ संशय है तो आप पूछ सकते हैं। आप देखिए, अपने पहले तो अपने से ऊपर आपके जो पदाधिकारीगण हैं, जैसे स्थानीय जिला संगठन है या स्थानीय संगठन है, वो अपने प्रदेश के पदाधिकारियों से पूछे। प्रदेश पदाधिकारियों को नहीं प्रॉब्लम आए तो आपकी ये कुछ प्रॉब्लम निशा जी और गिरिजा जी भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको जरूरत लगे मुझसे पूछिए, मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। लेकिन करना क्या होगा कि पहले तो जो अभी तक प्रदेश भी अब तक इस चीज में अपडेट नहीं है, पहले वो अपने आप को अपडेट करें कि उनके अकाउंट्स खुले, उनके वो सारी की देखिए एक पारदर्शिता भी रहती है। अकाउंट्स के माध्यम से हम जब लेन देन का सारा काम करते हैं ना, संगठन में पारदर्शिता रहती है। ज्यादा से ज्यादा पैसा हमें अकाउंट्स में, बैंक अकाउंट में ही रखना चाहिए। भले हमारा करंट अकाउंट है, हमारे उसमें इंटरेस्ट नहीं जुट रहा है, करंट अकाउंट में जमा राशि का इंटरेस्ट नहीं जुड़ता, लेकिन आपका एक तो ट्रांजेक्शन उसमें हो रहा है, वो एक पारदर्शिता का एक प्रमुख स्रोत है हमारे पास में। दूसरा, यदि आपके पास सरप्लस राशि है
सपोज करो आपके पास 3 लाख रुपए उसमें पड़े हुए हैं, अभी आपको लग रहा है कि थोड़े से उसके लिए हम टाइम के लिए भी हमें जरूरत भी नहीं है उतनी, सत्र शुल्क आया उसको हमने एक बार का जमा कर दिया। जैसे दीदी ने कहा कि सत्र शुल्क को आपको प्रोग्राम में नहीं लेना है, तो फिक्स डिपॉजिट करना चाहिए। आप क्या करने, तो वहां आप 6 महीने के लिए, 11 महीने के लिए यस छोटे छोटे टाइम की एफडी होती है, उसी बैंक में करवा दीजिए। आपको जमा राशि का ब्याज नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप उसी बैंक में उस राशि का 1-1.5 लाख की राशि को 6 महीने के लिए जमा करवा देंगे, निश्चित रूप से उसमें थोड़ा सा तो गेन होगा, और वो आपका इंटरेस्ट से ज्यादा गेन होगा। यस यस एफडी आपको उसी सेम बैंक में एफडी करवा देनी चाहिए। और देखिए, बैंक अकाउंट होना अपने आप में आपके संगठन की गरिमा को, आपके संगठन के वैल्यू को बढ़ाने वाली बात है। अभी हम लोग तो इतना फायदा उठाते नहीं है। जिस संस्था का, जो संस्था रजिस्टर्ड होती है और जिस संस्था का अपना बैंक अकाउंट है, तो उसमें सरकारी योजनाओं से भी बहुत लाभ मिलता है। लेकिन अभी हम लोग उस प्रोसेस में आए ही नहीं है कि हम सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते ही नहीं। कुछ तो हमारे नेचर में नहीं, हमारे ब्लड में नहीं है ना ये चीजें। हम तो सहयोग करते हैं, सहयोग पाते ही नहीं है किसी से। और दूसरा, उन सरकारी योजनाओं का हमें लाभ, आगे बहुत अच्छी योजना है ऐसी सरकार की आएगी तो उसमें हमें मतलब बहुत सारे लाभ मिलेंगे। और किसी को भी कोई सहयोग, डोनेशन, कोई डोनर ये बात पूछ ले कि भाई आपका बैंक अकाउंट है, उस समय कहते हैं नहीं है, तो वहीं पे हमारी थोड़ी सी वैल्यू कम हो जाती है। तो बहनों, अपनी अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, अपने संगठन की वैल्यू बढ़ाने के लिए इस पे पूरा ध्यान रखेंगे। और विशेष निवेदन मेरा प्रदेश अध्यक्षों से है कि वो पहले तो अपने आप को अपग्रेड कर ले, और उसके बाद कोषाध्यक्षों को ये ड्यूटी सौंपे कि आपके जितने संगठन है, जिला संगठन है, उसमें उन लोगों ने कुछ इस वर्कशॉप के बाद में अपने आप को अपग्रेड किया कि नहीं, उसको उसमें सक्रिय हुए कि नहीं, जागरूक हुए कि नहीं, इसकी बराबर जानकारी लें। और फिर हम नेशनल लेवल से भी इसका एक क्या फ्रूटफुल रिजल्ट हमें मिला, इसका पूरा डाटा कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा वही होगा। तो आज की इस वर्कशॉप के बाद में मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा एक एक जिला संगठन बहुत सशक्त संगठन बने, कोष से भरपूर संगठन बने, अच्छे अच्छे कार्यक्रम करें, और अच्छी टीम के साथ, टीम के पूरे सामंजस्य के साथ। देखिए, 2 चीजें मैंने शुरू में बताई थी बहुत जरूरी है, सशक्त टीम का होना और सशक्त कोष का होना। तो ये दोनों ही आपके पास भरपूर रहे, ऐसी मेरी ईश्वर से मंगल कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद किरण जी लड्ढा और शोभा जी सादानी। डेमंड जॉन ने एक बार कहा था कि मेक श्योर यू हैव फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, वेदर यू हैव मनी और यू डोंट हैव इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट यू शुड हैव फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। पैसे अपने आप हो जाएंगे, है या नहीं है, फाइनेंशियली इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, और इसमें उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये बात थी जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कही थी कि छोटे खर्चों का ध्यान रखिए, क्योंकि बड़ी बड़ी जहाज अक्सर छोटे छोटे छेद डुबा देते हैं। तो वो ये 2 चीजें अगर हम लोगों ने याद कर ली और सीख ली तो शायद आज की ये वर्कशॉप सफल हो जाएगी। अब मेरा आग्रह है निशा जी लड्ढा से कि वे धन्यवाद मंतव्य। एक उदाहरण आपके अंचल का है, देवघर जिले का। अभी अभी इंदु जी मुंदड़ा और उनके हस्बैंड को पता है, और उन्होंने अपना अकाउंट खोला है। उनका एक अकाउंट फ्रीज हो गया था और उसमें पैसा भी उनका फ्रीज हो गया था। तो उन्होंने बात की मेरे से और एओपी के माध्यम से उनका अकाउंट खुला है। ये इसलिए मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ कि बहुत आसानी से खुल जाता है, और थोड़ी सी आपको भागदौड़ करनी पड़ती है। थोड़ा सा देखिए, वर्कआउट तो किसी भी काम को करेंगे तो हमें करना पड़ेगा। तो उनका भी अकाउंट खुला और उनका पहले वाला पैसा भी उसी सेम अकाउंट पे वापस जमा भी हो गया। तो उनका वो पैसा भी निकल गया और उनका अकाउंट भी खुल गया। ये एक उदाहरण है आपके सामने, आपके ही अंचल का। और बहनों देखो, कोई बात से घबराना नहीं कि इतने पेपर वर्क करना, ये करना, वो करना, क्योंकि कोई भी नई शुरुआत एक बार हमें डराती है। निश्चित बात है, एक नई शुरुआत डराती है, लेकिन सफलता तो इन मुश्किलों के पार नजर आती है। तो बिल्कुल सफल तो किरण जी, शायद आपके मंतव्य की वो थी कि 85 लोग हुए थे पीक पे, 85 लोग थे पीक पे। मैं 94 तो चाह रही थी, क्योंकि देखिए कोई बात नहीं, 85 मैं किसी भी अंचल में मैंने कार्यक्रम ये क्वालिटी के थे गिरजा, ये क्वालिटी के थे। वही मैं कहना चाह रही थी, जो 85 उसमें मैं एक बात और बोलूंगी, मैं गिन रही थी, सिर्फ 15 जन वीडियो ऑन करके रखे थे, बाकी सबका ऑफ था। तो अब की बार इस सेशन के बाद किरण जी आप एक बार बात करना, मैं गिरजा को भी बोल रही हूँ कि जूम मीटिंग यदि करना है और कोई अपना वीडियो ऑफ रखता है तो उसे आउट कर दीजिए, भले ही हम 15 जन से मीटिंग कर ले। ये चीज अपने को करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो ऑफ करके आप फॉर्मेलिटीज कर रहे हो। वीडियो ऑफ करके आप यदि किसी को सुनते हो
तो ये पता ही नहीं कि आप सुने कि नहीं सुने, खाली आप अपना एंट्री दे दीजिए। मैं इस बात में ये कहना चाहूंगी कि मेरा बहुत बड़ा धन्यवाद है हमारी टीम को। ये पूर्वांचल की टीम थी कि जो वॉकाथॉन के एक दिन पहले 85 की उपस्थिति दे रही है, और कोई होता तो मुझे नहीं पता कि कितने होते, पर 85 की उपस्थिति एक दिन पहले वॉकाथॉन के इज अमेजिंग उपस्थिति। थैंक यू सभी को। हमें हमारे पास जो लॉबी है ना, वो वाकई एकदम जागरूक लॉबी है, एकदम सक्रिय लॉबी है, जो बहनें जुड़ी हुई है। आपने जैसे बताया कि ये सब अपने आप में पूरे वो टीम लॉबी है, तो ये अपने आप ही इस बात को आगे स्प्रेड भी करेंगे, और इनके जागरूक होने से इनके सारे संगठन जागरूक हो जाएंगे। हाँ, वही 85 जन 850 को बताएंगे भाई, 10 जन को तो बताएंगे, हो जाएगा जी। चलिए, धन्यवाद दीजिए भाई। जय उमा महेश, जय श्री राम। जिस प्रकार वट सावित्री का पर्व उड़ीसा में बहुत धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ सबके साथ मनाया जाता है, तो मेरा मानना है कि आज पूर्वांचल की बहनों ने भी उसी हर्षोल्लास के साथ आज वित्त प्रबंधन का कार्यशाला में जुड़ी हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय श्रीमती किरण जी लड्ढा, जिनका आज हम सभी को मार्गदर्शन और योगदान आज उन्होंने जो भी आज हमें दिया, अपनी सुझाव संदेश, कोष पर प्रभावी नियंत्रण और पारदर्शिता बनाए रखने का जो आपने आज हमें बताया, जो आवश्यकता हमें जो भी बताई, और जूम पर जुड़ी बहनों के जो भी प्रश्न तो अभी आए नहीं हैं, प्रश्न शायद बाद में आएंगे, और मुझे विश्वास है कि आप उसका भी समाधान जरूर करेंगे। फंड को बढ़ाने के पारंपरिक विचार सुझाने का भी प्रश्न आए हैं, भी नहीं आया, वही तो बोल रही हूँ, भी नहीं आया। कोई बात नहीं, प्रश्न बाद में आ जाएंगे। पूर्वांचल में सब होशियार है, बहुत होशियार है। बिल्कुल आएंगे गिरजा जी, बाद में आएंगे, और मुझे विश्वास है कि किरण जी जरूर उनका समाधान भी करेंगी। संगठन को सफल और मजबूत बनाने में आज की कार्यशाला ने सभी को एक नई राह दिखाई है। संस्था का रजिस्ट्रेशन और अकाउंट खोलने के लिए जो आवश्यक जानकारी जो आज किरण जी ने हमें प्रदान करी है, अकाउंट की डिटेल रखने की भी आपने जानकारी प्रेषित की है, और साथ साथ में आपने ये भी हमें बताया है कि किस प्रकार अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष का आज सामंजस्य रहना चाहिए, और राशि का जो किस तरह से हमें रिमाइंडर देना चाहिए, कार्यक्रम का जो बजट होता है वो किस प्रकार आज बनाना चाहिए, कम खर्च में हम किस प्रकार बड़ा कार्यक्रम कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात AOP यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन के बारे में, KYC, संस्था का ऑडिट होना भी बहुत जरूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो हर संस्था प्रायकर नहीं करती है, क्योंकि नए सत्र में ये ऑडिट होना बहुत जरूरी है। बैंक अकाउंट किस प्रकार मेंटेन करना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, संस्था का रजिस्टर होना बहुत जरूरी है, जितने भी दस्तावेज है वो सब भी पूरे होनी चाहिए। आय व्यय की एंट्री जो भी है वो एक एक्सेल शीट के माध्यम से हमें बनाना चाहिए, और रसीद किस प्रकार से बनाना चाहिए वो भी बहुत जरूरी है। तो मैं तो यही कहूंगी कि आज किरण जी ने जो आज वित्त प्रबंधन की जो भी कार्यशाला आज पूर्वांचल के साथ की, भले बहनें कम हो, लेकिन मुझे लगता है 1, 2, 3, 4 भी संगठन को मजबूत करती है। ये आपकी बात जरूर आगे सभी बहनों को बताएंगी, और जरूर हमारे प्रश्न उत्तर भी आएंगे, और आप, मुझे विश्वास है आप उसका समाधान भी करेंगी। और साथ में मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती शोभा जी सादानी द्वारा, जिन्होंने आज कार्यक्रम की, जैसे उन्होंने कहा भाई समीक्षा जब भी होती है जब 4-5 जन होते हैं, बिल्कुल सही बात आपने कही, लेकिन फिर भी आपने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आज निभाई है। व्यवहारिक और सार गर्भित उदाहरणों से आपने कठिन से कठिन विषयों पर भी बहुत ही सरलता से सभी बहनों को आज समझाया है। टीम वर्क, सफल नेतृत्व के जो गुण हैं और पारदर्शिता बनाए रखने का महत्व जो आपने आज रेखांकित किया है, उस पर भी मैं विशेष आप सभी का अभिनंदन एवं आभार व्यक्त करती हूँ। और साथ में ये भी कहना चाहूंगी, किरण जी ने शुरू में ही जैसे ये कहा था कि भाई बहनें आज जुड़ी हैं, ठीक है, पर ये थोड़ा रूखा सूखा कार्यशाला है, पर मैं यही कहूंगी ये रूखी सूखी कार्यशाला नहीं है। आपने पहले ही कह दिया बिना अर्थ के सब व्यर्थ है, तो ये रूखी सूखी कार्यशाला नहीं हो सकती। बहुत जरूरी है इस तरीके का आज जो जूम पर जो आपने कार्यक्रम लिया, इसी तरीके के कार्यक्रम, घी चुपड़ी रोटी है एकदम बहुत जरूरी, इसके बिना कार्यक्रम हो ही नहीं सकता, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा। डोनेशन भी हम तभी लेंगे जब हमारा संगठन मजबूत होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, जैसे आपने बताया,
तो ये रूखी सूखी हो ही नहीं सकती। मुझे नहीं लगता, बहनों का कोई प्रश्न जरूर नहीं आया, पर क्या आप इसको मानते हैं क्या आज की कार्यशाला रूखी सूखी थी? नहीं ना, तो कम से कम चैट बॉक्स में वही लिख दीजिए ताकि हमें भी खुशी हो कि इस तरह की कार्यशाला हम वापस आयोजित कर सकें। और जो भी प्रश्न हो हम यही कहेंगे, आप किरण जी से भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं, शोभा आंटी हैं, हम लोग हैं, आप अपने प्रश्न लाइए, उसका समाधान हम बड़ों से, अपने पदाधिकारियों से जरूर कराने की कोशिश करेंगे। और संगठन को मजबूत करना है, बस यही कहूंगी, आगे बढ़ते रहे। और इसी तरह की कार्यशाला जो भी किरण जी और भी कुछ हो तो मैं तो कहूंगी आप लोगों का अगर हमें आशीर्वाद मिलता है तो जरूर हर संगठन मजबूत होगा। सिर्फ पूर्वांचल नहीं, हमारी जितनी भी अंचल की बहनें सभी कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगी, क्योंकि आपने आज बहुत बारीकी से, बहुत मतलब छोटे छोटे शब्दों में आपने इतने क्लियरली सब चीज बताए हैं। दैट वाज वेरी वेरी वंडरफुल। ये चीज बताना ये नहीं है कि आपने कुछ ऐसे पढ़कर बताया, उसको आपने उसका कंसेप्ट जो है वो भी समझाया है। तो मुझे लगता है बहुत क्लियर है बहनों को। तो मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद देती हूँ किरण जी कि आज आप जूम पर जुड़ी, अपना कीमती समय दिया, बहुत ही कम समय में आपने आज का डेट जो लिया है, मैं कहूंगी ना बहुत ही सुंदर, और आज पावन दिन है, तो हम सभी मिलकर इस पावन दिन पे इसी हर्षोल्लास के साथ पूर्वांचल को ऊंचाइयों पे उठाने की पूरी कोशिश करेंगे और सबके साथ मिलकर चलेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सभी पूर्वांचल की बहनों को भी धन्यवाद देती हूँ। जरूर जुड़े और कोशिश करें कि अगले बार जब कोई भी मैसेज जाए तो उसको ज्यादा से ज्यादा जिला स्तर तक उसको पहुंचाने की कोशिश करें, उनसे पर्सनली कांटेक्ट करें, बात करें, क्योंकि वाकई में मैसेजेस से सब नहीं जुड़ते हैं जैसे किरण जी और सभी का मानना है। उनसे 2 बार 3 बार 4 बार जरूर बात करें, क्योंकि कार्यशाला में जब समय देते हैं कोई, आज किरण जी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष होने के बावजूद भी इतना समय आज हमें दिया है, तो हमें उनका लाभ लेना बहुत आवश्यक है। भले आप लोग अपनी बात उन तक जरूर पहुंचाएं, लेकिन जब आज हम फेस टू फेस उनको सुनते हैं या प्रश्न करते हैं तो हमारी कंसेप्शन बहुत क्लियर होते हैं। अगर आगे आना है जिला अध्यक्ष मंत्री को भी, तो मुझे लगता है उन्हें जूम पर जुड़ना भी चाहिए। कोई बात नहीं है, आगे जरूर कोशिश कीजिएगा कि सभी जिला के अध्यक्ष मंत्री और कोषाध्यक्ष जब भी इस तरीके की कार्यशाला हो, कोई मैसेज आए तो जरूर से जरूर जुड़े। आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी का। और मैं नंबर्स के लिए ये कहना चाहूंगी कि किरण जी, शोभा जी, लेस इज मोर आजकल का कॉन्सेप्ट है, लेस इज मोर। दूध को दही बनाकर मथने के बाद जो क्रीम निकलती है, आज पूरी की पूरी क्रीम, पूरा मक्खन यहाँ पर था आपको सुनने के लिए, तो इसलिए आप देखिएगा ये घी घर घर बहेगा, हर जगह बहेगा।